बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नैना वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नैना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से नैना वॉइस के चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ब्लैक थंडर सीरीज़ के 12वें हिस्से ब्लैक थंडर सेक्शन के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। तो जाकर चेक करो, हथेली पर तो मेकअप नहीं हो सकता और ना ही लाइनें तब्दील हो सकती हैं। उसकी दाएं हाथ की हथेली पर ट्रिपल सन लाइन हो तो फिर ये यकीनन इमरान है, और अगर ये इमरान है तो फिर बाकी उसके साथ ही होंगे। जाओ और चेक करके मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें मज़ीद हिदायत दूंगा। चेक करके मुझे फौरी रिपोर्ट दो। ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। ये स्टीव ओके, ये यकीनन इमरान होगा। मेरा दिल न जाने आज सुबह से क्यों बंद बंद सा महसूस हो रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके सामने मौजूद फाइल बंद करके एक तरफ रख दी। एक बार तो उसे ख्याल आया कि वो इमरान की ज़ाती फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमीटर कॉल करके चेक करे, लेकिन फिर इसलिए खामोश हो गया कि अगर इमरान ज़ख्मी हुआ तो फिर जाहिर है वो कॉल का जवाब नहीं दे सकेगा। फिर तकरीबन आधे घंटे के शदीद तरीन इंतज़ार के बाद स्पेशल फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस चीफ स्पीकिंग, राहम बोल रहा हूँ चीफ। मैंने चेक कर लिया है, वो वाकई इमरान साहब हैं। उनकी दाएं हाथ की हथेली पर ट्रिपल सनलाइन का निशान मौजूद है। ग्राहम ने तेज़ लहजे में कहा। क्या तुम उन्हें वेलिंगटन ले जाकर किसी बड़े अस्पताल में उनका इलाज करा सकते हो, या मैं इस सिलसिले में कोई खसूसी बंदोबस्त करूँ? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। चीफ, उनका यहाँ से जाना मसला बन सकता है। वो बेहद खतरनाक और रिस्क की हालत में है। जब तक उनकी हालत खतरे से बाहर ना हो जाए उस वक्त तक उन्हें किसी भी तरह हरकत में नहीं लाया जा सकता, वरना मैं वेलिंगटन से स्पेशल एम्बुलेंस जहाज़ भी कॉल कर सकता हूँ। ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। कैप्डे में कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं जैसे वेलिंगटन में मौजूद है, और उनकी जो हालत तुमने बताई है उनके लिए उसने फौरी तौर पर किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना ज़रूरी है। तुम वहीं अस्पताल में रुको, तुमने अब उनकी खुद निगरानी करनी है। तुम्हारे पास स्पेशल ट्रांसमीटर है या नहीं? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। यस चीफ। ओके, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। रिसीवर रखकर उसने तेज़ी से दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PO2 सेक्रेटरी वजारत हारजा। रब्ता कायम होते ही सर सुल्तान की PA की आवाज़ सुनाई दी। यस सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। X2 सुल्तान बोल रहा हूँ। X2 दिस साइड, ब्लैक ज़ीरो ने अपने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, हुक्म फरमाइए। सर सुल्तान का लहजा मज़ीद मोदबाना हो गया। इमरान और उसके साथियों पर कैबडे एयरपोर्ट पर इंतहाई खौफनाक कातिलाना हमला किया गया है। इस वक्त तो कैबडे आइलैंड के सेंट्रल अस्पताल में इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद है। उनकी हालत शदीद खतरे में, और जाहिर है कैबडे के इस अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर एग्रीमेंट के किसी बड़े अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। कैबडे आइलैंड एग्रीमेंट हकाम के तहत है। आप हकाम से बात करके इमरान और उसके साथियों को जो वहाँ एग्रीमेंट मेकअप में है फौरी तौर पर वेलिंगटन, और अगर वेलिंगटन ना जा सके तो कम अज़ कम हास्टन के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट कराएं। कैबडे के सेंट्रल अस्पताल में सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट ग्राहम मौजूद है। आप हकाम से बात करके मुझे इतला दें कि क्या बंदोबस्त हुआ। मैं ग्राहम को कॉल कर दूंगा, वो इमरान और उसके साथियों के साथ जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। आपको कैसे इतला मिली है जनाब? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सर सुल्तान, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं, आप फौरी तौर पर इंतजाम कराएं। फौरी मामला बेहद सीरियस है, आपके अंदाजे से भी ज़्यादा सीरियस, इसीलिए आपको कॉल किया जा रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने सर्द लहजे में कहा। ये सर, मैं अभी बंदोबस्त कराता हूँ, फिर आपको इतला देता हूँ जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन तो ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रखा। फिर एक साइड पर पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठाकर उसने ग्राहम की ज़ाती फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके रख दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 ब्लैक ज़ीरो ने महसूस लहजे में कहा। सर सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब, एग्रीमेंट हकाम के ज़रिए फौरी इंतजाम कर लिए गए हैं। वेलिंगटन का चूँकि कैबडे से फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए हास्टन के एक बड़े अस्पताल जिसे क्लार्क अस्पताल कहा जाता है में शिफ्ट करने का इंतज़ाम किया गया है। क्लार्क खसूसी अस्पताल से खसूसी जेट एम्बुलेंस तैयारा डॉक्टरों और ज़रूरी सामान समेत कैबडे के लिए रवाना हो चुका है। कैबडे हकाम को भी इतला दे दी गई है और उन्हें ग्राहम के बारे में भी बता दिया गया है। वो उसे भी साथ ले जाएंगे। खसूसी तैयारा 1 घंटे के अंदर अंदर कैबडे पहुँच जाएगा, सर सुल्तान ने तेज़ लहजे में कहा। ओके, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। रिसीवर रखकर उसने तेज़ी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। फ्रीक्वेंसी वो पहले ही इस पर एडजस्ट कर चुका था। हेलो चीफ, कॉलिंग ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने अपने महसूस लहजे में कॉल देते हुए कहा। यस चीफ, मैं ग्राहम बोल रहा हूँ ओवर। चंद लम्हा बाद दूसरी तरफ से ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। इमरान और उसके साथियों की क्या पोजीशन है ओवर? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता चीफ, फ़िलहाल वो जिंदा है ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो ब्लैक ज़ीरो को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर घोंसा मार दिया हो, लेकिन जाहिर है वो इस वक्त X2 था, इसलिए उसने अपने आप को फौरी तौर पर संभाल लिया। इमरान और उसके साथियों को कैबडे के सेंट्रल अस्पताल से हास्टन के क्लार्क अस्पताल में शिफ्ट करने के इंतजाम कर दिए गए हैं। क्लार्क अस्पताल से खसूसी जेट एम्बुलेंस तैयारा कैबडे के लिए डॉक्टरों और ज़रूरी सामान के साथ रवाना हो चुका है, और वो 1 घंटे में कैबडे पहुंच जाएगा। उन्हें तुम्हारे बारे में भी बता दिया गया है कि तुम भी इमरान और उसके साथियों के साथ जाओगे।
ये तमाम इंतजामात मेरे हुक्म पर सेक्रेटरी वजारत हारजा सर सुल्तान ने किए हैं। क्लार्क अस्पताल पहुंचकर तुमने मुझे कॉल करके रिपोर्ट देनी है, और दूसरी खास बात ये कि तुम्हें इसलिए साथ भेजा जा रहा है कि हो सकता है कि जिन हमला आवरों ने पहले हमला किया था वो दोबारा कैब्रे के सेंट्रल अस्पताल या फिर हॉस्टन के क्लार्क अस्पताल में भी हमला करें। क्योंकि हमला आवरों का ताल्लुक एक बैन अल-अक़वामी मुजरिम तंजीम से है, इसलिए तुमने हर तरफ से पूरी तरह होशियार रहना है। ओवर। ब्लैक जीरो ने तेज़ लहजे में कहा। यस चीफ, ओवर। ग्राहम ने कहा तो दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठा ताकि वजू करके अल्लाह ताला से इमरान और उसके साथियों की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगे कि फ़ोन की घंटी बज उठी और वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और उसने रिसीवर उठा लिया। X2, ब्लैक जीरो ने महसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ ताहिर, ये क्या हो गया? तुमने क्या खबर दी है मुझे? मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। सर सुल्तान की इंतहाई परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान, आप बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि इमरान और उसके साथियों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और सेहत दे। दुश्मनों ने कातिलाना हमला किया है और ये भी मेरा एक फ़ॉरेन एजेंट इत्तफाक से वहाँ पहुँच गया और उसे मालूम हो गया तो उसने मुझे कॉल किया। इससे भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई है। इंशाल्लाह इमरान साहब और उनके साथी ना सिर्फ बच जाएंगे बल्कि उन्हें सेहत भी अता कर दी जाएगी, ब्लैक जीरो ने कहा। सर सुल्तान की आवाज़ में मौजूद परेशानी को दूर करने और उसे सर सुल्तान जैसे बुजुर्ग को हौसला देने के लिए ये बातें करना पड़ी थी, वरना उसकी अपनी हालत शदीद सर सुल्तान से भी ज़्यादा दगरगू हो रही थी। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे और सुनो, जैसे ही कोई अच्छी खबर मिले मुझे ज़रूर इतला देना, सर सुल्तान ने कहा। ज़रूर जनाब, अल्लाह ताला अपना फजल करेगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो दूसरी तरफ से इंशाल्लाह के अल्फाज कहकर रिसीवर रख दिया गया। तो ब्लैक जीरो ने रिसीवर रखा और उठकर तेज़ी से एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि वज़ू कर सके। इमरान के जहन में रोशनी फैली तो उसने आंखें खोल दी। पहले काफ़ी देर तक तो उसके हवास पर धुआं छाया रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर बेदार हो गया। उसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ये महसूस करके उसके जहन में धमाका हुआ कि उसका जिस्म हरकत ही नहीं कर रहा, सिर्फ उसका सर और गर्दन हरकत कर रही थी। उसने सर ऊपर उठाकर देखा तो बेएहतियात उसके मुंह से तवील सांस निकल गया। उसने तेज़ी से सर घुमाकर दाएं बाएं देखा, फिर सर वापस टिका दिया। उसने देख लिया था कि वो किसी अस्पताल के कमरे में बेड पर मौजूद है। उसके जिस्म पर सुर रंग का कंबल था। उसके जहन में फ़ौरन ही वो मंजर घूम गया जब वो अपने साथियों के साथ कैब्रे आइलैंड के एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में पहुंचा तो वहाँ मौजूद 4 अफराद ने अचानक उन पर मशीन पिस्तलों से फायर खोल दिया। उसके साथ ही इमरान को महसूस हुआ कि जैसे उसके जिस्म में बेशुमार गर्म सलाहें उतरती चली जा रही और फिर उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। फिर इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचता, उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सर उठाकर गर्दन मोड़ी तो कमरे में एक नर्स ट्रे उठाए अंदर दाखिल हो रही थी। ट्रे में अद्वियात और सरिंजें रखी हुई थी। अरे, आपको होश आ गया? वेरी गुड, मैं डॉक्टर को इतला देती हूँ, नर्स ने उसे होश में देखकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और तेज़ी से ट्रे एक ट्राली पर रखकर वापस मुड़ गई। तो इमरान की होंठ भींच गई। उसने अपने तौर पर बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मुँह से अल्फाज ही ना निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे वो नर्स थी जो पहले अंदर आई थी। आपको होश आ गया मिस्टर अली इमरान? आप वाकई बेहद खुशकिस्मत हैं, डॉक्टर ने करीब आकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया डॉक्टर, मैं कहाँ हूँ? मेरे साथी कहाँ हैं? इमरान ने कहा। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। यह हॉस्टन का क्लार्क अस्पताल है और आप इस अस्पताल के स्पेशल सेक्शन में हैं। आपके साथी भी यहाँ मौजूद हैं और उन्हें आपसे पहले होश आ चुका है। आपको सबके बाद होश आया? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो कैब्रे में थे और यहाँ कैसे पहुँच गए? इमरान ने कहा, आपको आला हकाम के अहकामात के तहत खसूसी तौर पर वहाँ से लाया गया है। आपका एक आदमी ग्राहम भी वहाँ से साथ आया है, वही आपको तफसील बता सकता है। मैं उसे भेजता हूँ ताकि आपके जहन पर दबाव ख़त्म हो सके और ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन आप प्लीज़ कम से कम बात करें। डॉक्टर ने कहा। बहुत अच्छा, इमरान ने जवाब दिया। तो डॉक्टर ने नर्स को हिदायत देकर अपने सामने रखे बाद दिगरे कई इंजेक्शन लगवाए और फिर वो नर्स समेत वापस चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इमरान ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों पर चमक आ गई, क्योंकि आने वाला क्रीमा में सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट ग्राहम था। वारिक हो इमरान साहब, आपको होश आ गया, वरना मैं भी बेहद परेशान था, ग्राहम ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही वो बेड के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। शुक्रिया ग्राहम, ये सब अल्लाह ताला का करम है, लेकिन तुम कैसे हमारे पास पहुंच गई, मुझे ज़रा तफसील बताओ, इमरान ने कहा। तो ग्राहम ने वो सारी तफसील दोबारा दोहरा दी जो उसने चीफ एक्सट्रो को फ़ोन पर बताई थी। फिर चीफ ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत हार्डा की मदद से फ़ौरन इंतजाम किए और हॉस्टन के क्लार्क अस्पताल से खसूसी जेट एम्बुलेंस तैयारा डॉक्टरों और ज़रूरी सामान समेत कैब्रे एयरपोर्ट पहुँच गया। डॉक्टरों ने कैब्रे के सेंट्रल अस्पताल पहुंचकर आपको संभाला। आप सबकी हालत बेहद ख़राब थी, लेकिन आप सबको यहाँ शिफ्ट करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए आप सबको इंतहाई मोहतात अंदाज में वहाँ से कैब्रे एयरपोर्ट लाया गया और मैं भी आपके साथ था। फिर इस त्यारे के ज़रिए हम हॉस्टन पहुँचे, जहाँ के एयरपोर्ट से एक बार फिर इंतहाई एहतियात से आपको यहाँ मुंतकिल किया गया। वाकई अल्लाह का करम है कि आप सब बावजूद शदीद तरीन खतरनाक हालत में होने के ज़िंदा सलामत यहाँ पहुँच गए, जहाँ से आपका खसूसी इलाज किया गया और आपके साथी तो दूसरे रोज़ ही होश में आ गए और उनकी हालत भी खतरे से बाहर हो गई। अलबत्ता आपको होश नहीं आ रहा था, सबसे ज़्यादा गोलियाँ भी आपको लगी। यहाँ आपके 2 मज़ीद ऑपरेशन किए गए और अब आप होश में आए हैं।
चीफ़ को मुसलसल रिपोर्ट दी जा रही है। अब मैं चीफ़ को आपके होश में आने की रिपोर्ट दूंगा तो चीफ़ को इत्मीनान हो जाएगा, ग्राहम ने कहा। तो इमरान ने बेएहतियात लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि जो कुछ ग्राहम ने बताया था इस बार वाकई अल्लाह ताला के हाथ से रहमत हुई, वरना इस बार जिस अंदाज में हमला किया गया था उसका बच निकलना तकरीबन क्या यकीनन नामुमकिन था। लेकिन इमरान जानता था कि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, जो वो चाहे वही होता। यकीनन अल्लाह ताला को उनकी ज़िंदगियाँ मकसूद थी, इसलिए इस हालत के बावजूद वो ज़िंदा रहे थे। मेरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा, इमरान ने कहा। आपके जिस्म को बेड के साथ क्लिप किया गया है। डॉक्टर मुझे बता रहे हैं कि आपके जिस्म में 12 गोलियाँ लगी थी, जिनमें से 10 गोलियाँ कैबरे में निकाल ली गई, लेकिन 2 गोलियाँ इस कदर खतरनाक हालत में थी कि वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें निकालने की हिम्मत ही नहीं की। वो यहाँ आकर ऑपरेशन करके निकाली गई हैं, ग्राहम ने जवाब दिया। मेरे साथियों की क्या पोजीशन है, इमरान ने कहा। वो सब ठीक है और ज़िंदा है, यही गनीमत है। ग्राहम बात करते करते बदल गया तो इमरान भी एहतियात तड़प उठा। क्या हुआ है, सच बताओ, क्या हुआ है, जल्दी बताओ, इमरान ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। वो ज़िंदा है इमरान साहब, लेकिन आपकी साथी मिस जूलिया का असाबी निज़ाम ब्रेक हो गया है, इसलिए वो हरकत करने से कासिर हो चुकी हैं। जबकि आपके बाकी 3 मर्द साथियों में से एक अभी तक बेहोश है, जबकि 2 साथियों की दोनों टांगें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये भी बता दूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी भी शदीद मुतासर है, इसलिए आपका भी सिर्फ ऊपर वाला जिस्म हरकत कर सकेगा, नीचे वाला नहीं। ग्राहम ने तवील सांस लेते हुए कहा। तो इमरान ने ना सिर्फ आंखें बंद कर लीं बल्कि उसके होंठ भी मींच गए। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं इमरान साहब, ग्राहम ने इमरान की हालत देखते हुए कहा। अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा इंशाअल्लाह, इमरान ने यकलौत आंखें खोलते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है इमरान साहब, डॉक्टर पूरी उम्मीद है, ग्राहम ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ कीमा के डॉक्टर पाकिस्तान के डॉक्टरों से ज़्यादा काबिल और तजुर्बाकार है, यहाँ हमका जो इलाज हो सकेगा वो पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा। ग्राहम ने कहा। क्या तुम किसी बड़े डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हो जो मुझे तबई तौर पर पूरी तफसील बता सके? इमरान ने चंद लम्हे मजीद खामोश रहने के बाद कहा। हाँ, क्यों नहीं, इंचार्ज डॉक्टर आर्थर है, मैं उन्हें बुला लाता हूँ, ग्राहम ने उठते हुए कहा। उन्हें कह देना कि मेरी और मेरे साथियों की फाइलें भी साथ ले आएँ, इमरान ने कहा। तो ग्राहम सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो एक अधेड़ उम्र सफ़ेद दाढ़ी वाला डॉक्टर उसके साथ था। उसने सबसे पहले इमरान को होश में आने की मुबारकबाद दी तो इमरान ने उसका और उसके साथियों का बेहद शुक्रिया अदा किया। आप खुद भी डॉक्टर हैं? डॉक्टर आर्थर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके पीछे एक नौजवान डॉक्टर था जिसके हाथ में फाइलें थी। नहीं जनाब, मैं तो तालिब इल्म हूँ। मैंने आपको इसलिए तकलीफ़ दी है कि आप मुझे मेरे साथियों के बारे में तफसील बता सकें, मुझे उनकी तरफ से बेहद तशवीश है, इमरान ने कहा। अरे मैं समझा कि आप अपने बारे में बात करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी चूँकि बेहद मुतासर हुई है इसलिए आपका निचला जिस्म हरकत नहीं कर रहा। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फ़िलहाल सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है, डॉक्टर आर्थर ने कहा। डॉक्टर साहब पहले ये बताइए कि मेरे 2 साथियों की टांगें काट तो नहीं दी गई? इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। अरे नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं थी, उनमें जहर नहीं फैला, डॉक्टर आर्थर ने जवाब दिया। तो फिर क्या हुआ है? इमरान ने कहा। उनकी टांगों की मेन असाबी रग कट गई है। उस ऑपरेशन के ज़रिए जोड़ तो दिया गया है लेकिन ये जोड़ काम नहीं कर रहा, क्योंकि असाबी रेशे बारीक तारें सी होती हैं जिनका लिंक एक दूसरे के साथ होता है। अगर एक तार भी गलत जोड़ दी जाए तो सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर आर्थर ने कहा। तो ये इस कदर बारीक ऑपरेशन कैबरे के डॉक्टरों ने कैसे कर दिया? इमरान ने हैरान होकर कहा। उन्होंने तो सिर्फ जोड़ को मज़ीद खून बहने से रोक दिया था। यहाँ हमने दोबारा ऑपरेशन किया और हमारी नुक्ता नज़र से इस बार जोड़ दुरुस्त है लेकिन वो काम नहीं कर रहे। उस जोड़ में असाबी बरकी रो के सिग्नल्स क्रॉस नहीं हो रहे, हालांकि ऐसा होना चाहिए लेकिन न जाने ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल हम मुख्तलिफ अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं, उम्मीद तो यही है कि हम कामयाब हो जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे दोनों साथी हमेशा के लिए दोनों टांगों से महरूम हो जाएंगे, डॉक्टर आर्थर ने कहा। क्या दोनों का एक ही केस है? इमरान ने कहा। जी हाँ, इत्तफाक से एक ही केस है, डॉक्टर आर्थर ने जवाब दिया। मेरा जो साथी बेहोश है उसका क्या मसला है? उसे होश क्यों नहीं आ रहा? इमरान ने कहा। गोली उसके सर की दाएं साइड को फाड़कर दूसरी साइड से निकल गई थी। इस तरह उसके दिमाग में खून फैलता चला गया। उसकी वजह से दिमाग के पर्दे खून में डूब गए और फिर ये खून वहीं जम गया। कैबरे के डॉक्टरों ने सिर्फ बैंडेज कर दी लेकिन दिमाग का ऑपरेशन करके खून साफ़ नहीं कर सके। अलबत्ता यहाँ उनके दिमाग का बड़ा तवीला ऑपरेशन किया गया और तमाम खून साफ़ कर दिया गया है, लेकिन उन पर्दों में कुदरती हरकत पैदा नहीं हो रही। यूँ लगता है जैसे खून जम जाने के बाद वो मुर्दा हो गए हों, हालांकि वो मुर्दा नहीं है, डॉक्टर आर्थर ने जवाब देते हुए कहा। और मेरी साथी खातून जूलिया, उसके साथ क्या हुआ? उनका केस मेडिकल हिस्ट्री में अजीब केस है। गोली उसकी गर्दन में लगी और उगबी तरफ से निकल गई। उसकी शहरत तो बच गई लेकिन उनका हराम मगज़ उस गोली की वजह से मुतासर हो गया। हमने उसका भी इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन किया लेकिन हराम मगज़ काम नहीं कर रहा। मामूली सी हरकत तो सामने आई है लेकिन वो इस कदर मामूली है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा ऑपरेशन अब नहीं हो सकता, इसलिए मजबूरी है, अब सिर्फ अदवायात ही इस्तेमाल की जा रही हैं, डॉक्टर आर्थर ने कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, मैंने आपको तकलीफ़ दी, अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा।
इमरान ने कहा, आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जिंदा हैं, वरना जिस हालत से आप लोग गुजरे हैं लाखों में से एक चांस ही बच निकलने का होता है। डॉक्टर आर्थर ने उठते हुए कहा, ये सब अल्लाह ताला का करम है, इंशाल्लाह वो मज़ीद करम भी करेगा। इमरान ने कहा तो डॉक्टर आर्थर ने इस बात में सर हिला दिया और वापस मुड़ गया। ग्राहम भी उसे दरवाजे तक छोड़ने गया, फिर वापस आ गया। मुझे अफसोस है इमरान साहब, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान बाज़ जगहों पर अपने तमाम एडवांस इल्म के बावजूद बेबस होकर रह जाता है। ग्राहम ने कहा तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। मिस्टर ग्राहम, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि जहाँ हम बेबस हो जाते हैं वहाँ से अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत शुरू हो जाती है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अब भी अल्लाह ताला रहमत करेंगे। आप एक काम करें, फ़ोन पीस पर चीफ़ के नंबर प्रेस करके फ़ोन पीस मेरे कान के साथ रख दे, मैं चीफ़ से बात करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, मैं ले आता हूँ कार्डलेस फ़ोन पीस। ग्राहम ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान खामोश पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद ग्राहम वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ोन पीस मौजूद था। उसने उस पर नंबर प्रेस किए और फिर उसे ऑन करके उसने फ़ोन पीस इमरान के कान के साथ रख दिया। चीफ स्पीकिंग। फ़ोन में से एक्सक्यू की महसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc एक्सेंट बोल रहा हूँ, ये वाकई अल्लाह ताला का करम है कि बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस शगुफ्ता और चहकते हुए लहजे में कहा। हालांकि जिस हालत में वो इस वक्त था उसका इस तरह चहकना हैरत अंगेज़ असर था और शायद इसीलिए ग्राहम के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। हाँ, ये वाकई अल्लाह ताला का करम है। सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान की अब क्या पोजीशन है? मुझे ग्राहम ने कॉल करके बताया था। गो उसने उम्मीद का इजहार किया था, लेकिन उसके लहजे में छुपी हुई मायूसी नुमायाँ थी। और तुम्हें होश, चूँकि होश नहीं आ रहा था इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकती थी, चीफ ने अपने महसूस लहजे में कहा। फ़िलहाल तो वही पोजीशन है, लेकिन कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है। आप फौरी तौर पर जोसेफ और जवाना को हॉस्टन भिजवा दें, स्पेशल जेट फ़्लाइट के ज़रिए। इमरान ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ इस अस्पताल से मुतमईन ना हो तो मैं तुम्हें वालिंगटन के किसी बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र करने के अहकाम दे दूँ। चीफ ने कहा, नहीं, यहाँ पर हमारा भरपूर इलाज हो रहा है और मेरी इंचार्ज डॉक्टर आर्थर से बात हुई है। मैं उनके काम से मुतमईन हूँ, बाकी अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा, इंशाल्लाह जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाऊँगा। इमरान ने कहा, मैं भिजवा देता हूँ उन दोनों को। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो ग्राहम ने फ़ोन पीस उठाकर उसे ऑफ कर दिया। मैं तुम्हें एक नंबर बता रहा हूँ, उस पर जोसेफ से मेरी बात कराओ। इमरान ने कहा। उसके साथ उसने राना हाउस का नंबर बता दिया तो ग्राहम ने इस बात में सर हिलाते हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो ग्राहम ने फ़ोन पीस दोबारा इमरान के कान के पास रख दिया। इमरान बोल रहा हूँ, हास्टन ने कहा। इमरान ने कहा, ओ बॉस, आप हुक्म बॉस। मैं और मेरे साथी हास्टन के क्लार्क अस्पताल में ज़ख्मी हुए पड़े हैं। मैंने चीफ को फ़ोन करके कहा कि वो तुम्हें और जॉना को स्पेशल जेट फ़्लाइट से हास्टन भिजवा दी। और मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि तुम वहाँ से रवाना होने से पहले दारुल हुकूमत के झंडी बाज़ार जाकर वहाँ से सुर्ख निस्वार की एक डिब्बिया खरीद लेना और उस डिब्बिया को तुमने साथ ले आना है। इमरान ने कहा। सुर्ख निस्वार क्या होती है बॉस? तुम वहाँ जाकर किसी बड़ी दुकान पर यह नाम लोगे तो वो तुम्हें दे देंगे। ये वक्त नहीं है तफसील बताने का, इमरान ने कदरे सर्द लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया तो इमरान के इशारे पर ग्राहम ने फ़ोन ऑफ कर दिया। क्या आपने कोई दवा मंगवाई है पाकिशा से अपने लिए? ग्राहम ने कहा। हाँ, तुम उसे दवा ही समझ लो, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे साथियों के लिए, इमरान ने कहा। तो ग्राहम ने इस बात में सर हिला दिए। तुमने अब ख्याल रखना है, जैसे ही जोसेफ और जॉना जहाँ पहुँचे तुमने उन्हें फ़ौरन मेरे पास ले आना है, इमरान ने कहा। तो ग्राहम ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान से इजाज़त लेकर वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। जबकि इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। सैमन अपने कमरे में मौजूद था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मैगी अंदर दाखिल हुई। अरे तुम आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था ताकि राफ्ट होटल का शानदार फंक्शन अटेंड किया जा सके। सैमन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं भी इसलिए आई हूँ, लेकिन सैमन, जहाँ आते हुए अचानक मुझे ख्याल आया कि हमने इमरान और उसके साथियों के बारे में फिर मालूम किया ही नहीं, कहीं वो बच ना निकले हों। मैगी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे नहीं, उनकी जो हालत थी इन हालत में बच निकलने का 1% भी चांस नहीं था। वो यकीनन मर गए होंगे और कैबडी पुलिस ने उनकी लाशें भी लावारिस समझकर मुर्दा खाने में फेंकवा दी होंगी। सैमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर? अरे छोड़ो ना, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। चलो उठो, फंक्शन में चलो, सैमन ने हंसते हुए कहा। फंक्शन में भी बहुत देर है और तुम मेरी आदत जानते हो कि जो बात मेरे जहन में जम जाए वो उस वक्त तक नहीं हटती जब तक मैं उस मामले में मुतमईन ना हो जाऊँ। इसलिए तुम फ़ोन करके मालूम करो, वरना फिर मुझसे फंक्शन भी अटेंड ना किया जाएगा। मैगी ने कहा। तुम हाँ महा टची हो रही हो मैगी। बहरहाल ठीक है, मैं तुम्हारी तसल्ली करा देता हूँ, वरना तुम्हारा मूड खराब रहेगा और फंक्शन का सारा लुत्फ़ ही करकरा होकर रह जाएगा, सैमन ने कहा। उसके साथ ही उसने सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, जहाँ से कैबडे का राब्ता नंबर दे। सैमन ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया तो सैमन ने क्रेडल दबा दिया। तुमने पहले भी फ़ोन किया था, क्या नंबर तुम्हें याद नहीं रहा? मैगी ने कहा। अरे नहीं, सैमन ने जवाब दिया। एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी।
सेंट्रल अस्पताल का नंबर दें, सैमन ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। सैमन ने क्रेडल दबाया, फिर टोन आने पर एक बार फिर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इस बार उसने आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। सेंट्रल अस्पताल। ज़ाब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं हास्टन से सैमन बोल रहा हूँ। एक हफ्ता पहले कैबडी के एयरपोर्ट पर 5 अफराद के एक ग्रुप पर फायरिंग की गई थी और उन्हें शदीद जख्मी हालत में सेंट्रल अस्पताल पहुँचाया गया था। अब उनकी क्या पोजीशन है? सैमन ने कहा, साथ ही इस अंदाज में साथ बैठी हुई मैगी की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि लो अब सुन लो मिस्टर सैमन, आप उस ग्रुप की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन फिर यकीमे और कैबडी के आला हकाम के अहकामात पर हास्टन के क्लार्क अस्पताल से खसूसी एम्बुलेंस तैयार डॉक्टरों और मुतलका सामान के साथ कैबडी पहुंचा और उन जख्मियों को इसी हालत में वो हास्टन ले गए। उसके बाद क्या हुआ ये हमें मालूम नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया, अरे ऐसा कब हुआ? दूसरे रोज़। ओके शुक्रिया। ये कैसे हो गया? आला हकाम तक उनके बारे में कैसे इत्तला पहुँच गई? बहरहाल क्लार्क से मालूम करता हूँ, सैमन ने कहा। क्लार्क अस्पताल। राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कैबडी आइलैंड से 5 शदीद जख्मियों का ग्रुप खसूसी एम्बुलेंस तैयारी के जरिए उस अस्पताल में लाया गया था। तकरीबन 5-6 दिन पहले की बात है। उनकी क्या पोजीशन है? सैमन ने कहा, मैं आपका राब्ता स्पेशल ब्लॉक के इंचार्ज डॉक्टर से करा देती हूँ, उन्हें मालूम होगा। हेलो, डॉक्टर आर्चर बोल रहा हूँ। बोलने वाला अपनी आवाज़ और लहजे से अधेड़ उम्र आदमी लग रहा था और सैमन ने वही बात दोहरा दी जो उससे पहले इस्तकबालिया लड़की से की गई थी।